नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विजय पथ अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं निहाल जायसवाल यहाँ पर आपको साइंस की क्लासेस प्रोवाइड करा रहा हूँ। पिछली कक्षाओं में हमने परावर्तन अपवर्तन के कुछ नियमों की बात की है, उससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम लोगों ने चर्चा की है। आज के विषय आज का जो ये वीडियो है, इसके अंतर्गत हम बहुत सारी चीज़ों को देखने वाले हैं, जिनमें सबसे पहले जैसे कि मैंने पिछली क्लास जो थी वो लेंस की क्षमता पर खत्म की थी, और इसी लेंस की क्षमता से रिलेटेड कुछ चीज़ें हम लोग को यहाँ पर और देखनी है। देखिए, मैंने लेंस की क्षमता आपको बताते हुए ये बताया था कि लेंस की जो क्षमता होती है, जो पावर ऑफ लेंस होता है, P बराबर 1/f होता है। जहाँ पर ये 1/f जो है यदि कहा जा रहा है, तो f का मान यहाँ पर किस में होगा? मीटर में होगा। किस में होगा? मीटर में यदि f का मान है तब P बराबर 1/f होगा। लेकिन यदि यहीं पर बात की जाए कि ये जो फोकस दूरी है वो हमको सेंटीमीटर में दी गई है, इसकी फोकस दूरी जो है वो सेंटीमीटर में है, तो हमारे लिए जो P का मान हो जाएगा वो 100/f हो जाएगा। ठीक, इस चीज़ को यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब एक दो चीज़ें और यहाँ पर देखते हैं कि वास्तव में ये चीज़ें और क्या कुछ चीज़ें में परिवर्तन हो रहा है क्या। देखिएगा कि जैसे हम बात कर रहे हैं P इज इक्वल टू 1/f की, तो यहाँ पर देखिए फोकस दूरी में और लेंस की क्षमता में क्या है, विपरीत संबंध आपको दिख रहा होगा। जैसे P को हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं? लेंस की क्षमता कह रहे हैं। लेंस की क्षमता कह रहे हैं। तो जब लेंस की क्षमता हम लोग इसको बोल रहे हैं और फोकस दूरी है, तो ये बताइए कि यहाँ पर फोकस दूरी जो है इससे कैसा संबंध होगा इसका। तो आपको यहाँ पर फॉर्मूले में एकदम स्पष्ट नजर आ रहा होगा कि P जो है ऊपर है और F जो है नीचे, तो दोनों में कैसा संबंध है? इनवर्स संबंध। इनवर्स संबंध कहने का मतलब क्या है कि जब हम लोग बात करते हैं कि लेंस की क्षमता यदि बढ़ रही है, क्या हो रही है? लेंस की क्षमता यदि बढ़ रही है तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी? कम होगी। मतलब यदि किसी लेंस की क्षमता ज्यादा है तो उसकी फोकस दूरी का मान क्या होगा? कम होगा। दूसरी कंडीशन कि यदि फोकस दूरी का मान कम है तो उस लेंस की क्षमता क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक, एक और यहीं पे देखते हैं कि यदि लेंस की क्षमता को हम क्या कर दें? कम कर दें। लेंस की क्षमता को क्या कर दें? कम कर दें, तो उसके लिए फोकस दूरी का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। फोकस दूरी का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। ये यहाँ पर याद रखेंगे। इसके अलावा मैंने आप लोगों को इसके पहले वाले चीज़ों में और बताया है आपको। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर, देखिएगा। ठीक, यहीं पर बात करते हैं। तो देखिएगा, मैंने आपको लेंस के जो प्रतिबिंब रचना है उसमें मैंने आपको बता रहा था जब, तो मैं उसमें उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों की चर्चा की थी। और मैंने कहा था उत्तल लेंस और अवतल लेंस में कि उत्तल लेंस जो है उसका जो क्षमता है उसका मान क्या होगा? धनात्मक होगा बोला था। क्या बोला था? धनात्मक मान होगा। उत्तल लेंस की जो क्षमता होगी वो कैसी होगी? धनात्मक होगी। अवतल लेंस की जो क्षमता है वो क्या होगी? ऋणात्मक होगी। ठीक है, तो ये तो हो गया हम लोग को फैक्ट के रूप में इसको रटने वाली बात। समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों हो रहा है। ठीक है, तो यदि समझ के पढ़े रहेंगे तो याद रहेगा बेस। तो बढ़ते हैं इसी में। देखिए, उत्तल लेंस की बात करें यदि हम उत्तल लेंस की, तो उत्तल लेंस की बात करते समय हम लोगों ने देखा है कि जब मैं उत्तल लेंस आपको बना रहा था, उत्तल लेंस के प्रतिबिंब रचना, तो मैं ये हमेशा बोल रहा था कि जो इसकी प्राथमिक या मुख्य फोकस है वो किस साइड थी? राइट साइड लेते थे। मतलब उत्तल लेंस के लिए जो प्राथमिक फोकस होगा या जो मुख्य फोकस जिसको हम मानते हैं वो किस साइड होगा? राइट साइड पे। कहाँ होगा? राइट साइड पे। अब जैसे कि ये राइट साइड पे है, मुख्य फोकस या प्राथमिक फोकस जो है राइट साइड पे है, और मैंने चिन्ह परिपाटी के नियम में आपको बताया है कि वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड पे होगी, और यदि प्रकाश की किरणें यहाँ से आ रही है तो फोकस से होकर जाएंगी। अब राइट साइड पे है तो राइट साइड पे एफ का मान है, तो राइट साइड की वैल्यू क्या होगी? धनात्मक होगी। राइट साइड की वैल्यू क्या होगी? धनात्मक होगी। जब एफ धनात्मक है तो पी बराबर 1/f लिखे थे, तो एफ की वैल्यू जब धनात्मक है तो पी की वैल्यू भी क्या होगी? धनात्मक होगी। और इसीलिए हमारा जो उत्तल लेंस है
इस उत्तल लेंस में क्या होगा, क्षमता जो होगी धनात्मक होगी। ठीक, अब दूसरा कंडीशन इसी पे देखते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है हमारा, अवतल लेंस का। कौन सा लेंस का, अवतल लेंस का, अवतल लेंस का। तो अवतल लेंस के बारे में मैंने जब पढ़ाया आपको, मैंने बताया कि उसका जो प्रारंभिक या फोकस जो होता है, मुख्य फोकस, ठीक, ये मान लीजिए एक अवतल दर्पण, सॉरी अवतल लेंस। अवतल लेंस का जो प्रारंभिक या मुख्य जो होता है फोकस, वो कौन से साइड होता है, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड जब होगा तो मैंने कहा है कि लेफ्ट साइड की जितनी भी वैल्यू होती है वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो जब ये लेफ्ट साइड की वैल्यू ऋणात्मक है, मतलब ये फोकस दूरी भी क्या होगी, ऋणात्मक होगी, निगेटिव मान होगा। अब चूंकि फोकस दूरी निगेटिव है, इसलिए P इज इक्वल टू 1/f। एफ हमारा निगेटिव है, इसलिए P क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, P निगेटिव हो जाएगा। मतलब क्या है कि जो P बराबर निगेटिव मान मिल रहा है, तो ये लेंस की क्षमता है P। तो अवतल लेंस की क्षमता कैसी हो जाएगी, यहाँ से ऋणात्मक। ये हम लोगों ने समझा कि कैसे वो धनात्मक लेना है और कैसे ऋणात्मक लेना है। अब बात करते हैं, देखिए इसके बाद ये तो हो गई उसकी क्षमता। अब क्षमता के बाद जैसे लेंसों का संयोजन कर रहे हैं, मान लीजिए कि एक लेंस नहीं, अब लेंस 2-3 लेंस ले लेते हैं, तो लेंसों का संयोजन जो होगा, लेंसों का संयोजन, तो जब लेंसों का हम लोग क्या करेंगे, संयोजन करेंगे, या एक से और अधिक लेंस होंगे उनको एक साथ जोड़ के जब हम उनका उपयोग करेंगे, तो वह लेंस जो है किस तरीके से व्यवहार करेगा, उसकी क्षमता क्या होगी, ये हम देखते हैं। मान लीजिए कि एक लेंस है ऐसा, एक और लेंस है, एक और लेंस जोड़ दिए, और इसका मान है क्षमता P1, इसका P2 और इसका है P3। तीनों लेंस का जब संयोजन किया जाएगा तो जो इसकी क्षमता होगी, नेट वैल्यू, P नेट बोलते हैं इसको, परिणामी जो क्षमता होगी वो क्या हो जाएगा, इन तीनों की जो क्षमता होगी उन क्षमताओं का क्या होगा, योग होगा। क्या होगा, इन क्षमताओं का योग होगा। अब मान लीजिए जैसे मैंने आपको कहा, यहाँ पर एक चीज और बताना चाहूंगा मैं यहाँ, जैसे मैंने कहा कि उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है, पॉजिटिव। मान लीजिए उत्तल लेंस है एक, और इसके साथ मैं ये अवतल लेंस लगा देता हूं। ठीक, क्या होगा, एक अवतल लेंस लगा दे रहा हूं। तो अवतल लेंस, इसकी क्षमता है P1 और इसकी क्षमता है P2। तो नेट वैल्यू क्या होगी, P नेट बराबर क्या होगा, ये P1 तो क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा, प्लस मैंने कहा है अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, निगेटिव होती है। क्या हो जाएगा, P2, क्या हो जाएगा, ये P1 माइनस P2, ये होगा क्या। ठीक, यहाँ पर मैं बता रहा हूं, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जब हम लोगों ने अवतल लेंस के साथ उत्तल लेंस, मतलब दोनों लेंस अलग हैं, तो क्या हो रहा है, परिवर्तन में कमी हो रही है। ये काम कहाँ पे आएगा, तो जब मैं आपको दृष्टि दोष की बात बताऊंगा, दृष्टि दोष जो कि मानव के नेत्रों में होने वाला दोष है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, तो वहां पर ये काम आएगा, इसलिए यहाँ पे मैं इस चीजों को थोड़ा सा बता रहा हूँ। ठीक, अब बढ़ते हैं इसी में। तो मैंने क्या कहा, लेंसों का जब संयोजन करेंगे, तो लेंस का जब संयोजन करते हैं तो P1, P2 और P3 तीन लेंस है, तीनों की क्षमताएं हैं, और तीनों की क्षमताओं को यदि जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, परिणामी जो है लेंसों का क्षमता मिल जाएगा। मतलब तीनों लेंसों को यदि रखेंगे तो उस लेंस की जो परिणामी क्षमता होगी वो क्या होगी, हम लोग को यहाँ से पता चल गया। अब बढ़ते हैं इसी में नेक्स्ट में, कि कभी कभी एक क्वेश्चन आता है कि यदि लेंस को क्या कर दिया जाए, किसी पानी में डुबा करके रखा जाए तो क्या होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिएगा, देखिए कांच का अपवर्तनांक होगा कुछ, कांच का अपवर्तनांक, और लेंस जो है वो कांच से मिलकर बना होता है। लेंस क्या होता है, इन कांचों से मिलकर बना होता है, से बना होता है। अब लेंस जो है वो कांच से मिलकर के बना हुआ है, तो यदि ये मान लें कि लेंस को जो है ऐसे द्रव में डुबाया जाए, क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाए जिसका अपवर्तनांक जो है, अपवर्तनांक जो है
वो कांच के अपवर्तनांक से क्या हो, कांच के अपवर्तनांक से ज्यादा हो। क्या हो, कांच के अपवर्तनांक से यदि इसका मान जो है ज्यादा है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि जो उत्तल लेंस है, जो क्या होगी, उत्तल लेंस होगा, उत्तल लेंस, इसको यदि डुबा दिया जाए तो ये कैसा काम करेगा, अवतल लेंस का। किस लेंस का काम करेगा, अवतल लेंस का। दूसरा, यदि अवतल लेंस है, क्या है, अवतल लेंस, तो ये जो है ये काम करेगा उत्तल लेंस का। कब की कंडीशन में, जब अपवर्तनांक जो है, जिस द्रव में कांच का या लेंस को जो है किसी द्रव में डुबाया जा रहा है, तो वो द्रव जो है उसका अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से यदि ज्यादा है तो उत्तल लेंस जो है वो अवतल लेंस की तरह, और अवतल लेंस जो है वो उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करने लगता है। ठीक है, इस चीजों को आप लोग को ध्यान से देखना है इसको, कि अवतल लेंस जो है कैसे व्यवहार करेगा उत्तल लेंस को, और उत्तल लेंस जो है वो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, इसके बाद यदि हम लोग बात करें, एक लेंस होगा कि यहाँ पर कांच के अपवर्तनांक से ज्यादा है। एक कंडीशन और हो सकती है जिसमें हम कह सकते हैं कि यह कांच के अपवर्तनांक से क्या है, बराबर है। ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जहां जिसमें कांच का अपवर्तनांक, ठीक है, कांच का अपवर्तनांक जो है वो द्रव के अपवर्तनांक, द्रव के अपवर्तनांक जिसमें डुबोया जा रहा है कांच लेंस को, उसके बराबर है, तब क्या कंडीशन होगी। तो वहां पर देखिए कि मान लीजिए ये जल द्रव है और इस द्रव में जो अपवर्तनांक है वो कांच के द्रव अपवर्तनांक के बराबर है। तो यदि इसमें हम लोग क्या कर दें, चाहे उत्तल लेंस को डुबाएं चाहे किसको, अवतल लेंस को, ये दोनों ही लेंस जो हैं, ये दोनों ही लेंस क्या करेंगे, सामान्य सामान्य कांच के टुकड़े की भांति व्यवहार करते हैं। क्या करते हैं, सामान्य कांच के टुकड़े के समान ये व्यवहार करते हैं। तो इसके पहले मैंने देखा, हम लोगों ने यहाँ पर पहले बात की, देखिए अपवर्तनांक जो है कांच के अपवर्तनांक से ज्यादा हो तब क्या कंडीशन होगी, उत्तल लेंस जो है अवतल लेंस की भांति, और अवतल लेंस जो है वो उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। दूसरी चीज, जब कांच का जो अपवर्तनांक है वो जिस द्रव में डुबाया जा रहा है लेंस को, उसके अपवर्तनांक की क्या है, बराबर है। उस कंडीशन में जो कांच है या जो लेंस है, लेंस जो है क्या करेगा, सामान्य कांच के टुकड़े की भांति क्या करेगा, व्यवहार करेगा। सामान्य कांच के टुकड़े की भांति क्या करेगा, व्यवहार करेगा। ठीक, इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। ये एग्जामों में पूछा जाता है, व्यापम के एग्जाम्स हो या साइंस से जुड़े हुए जिसमें क्वेश्चंस आते हैं प्रकाश से, तो जनरली कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो उसको आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद एक कंडीशन और यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, जिसमें क्या होता है कि कभी कभी पूछा जाता है कि जब जल में उपस्थित वायु का बुलबुला, जल में उपस्थित वायु का बुलबुला किस लेंस की भांति व्यवहार करता है, तो इसको याद रखेंगे, ये अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। किसकी तरह, अवतल लेंस की भांति, लेंस की भांति व्यवहार करता है। ठीक, तो हम लोगों ने तीन कंडीशंस देखी कि यदि जो द्रव है जिसमें लेंस को डुबाया जा रहा है उसका अपवर्तनांक जो है वो कांच के अपवर्तनांक से ज्यादा है, तो उत्तल लेंस जो है अवतल लेंस की भांति, और अवतल लेंस जो है वो उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। दूसरी चीज हमने देखी कि यदि कांच का जो अपवर्तनांक है वो जिस द्रव में डुबाया जा रहा है उसके अपवर्तनांक के ठीक बराबर हो, तो जो लेंस होंगे वो सिंपल कांच के टुकड़े की तरह व्यवहार करेंगे, अर्थात उसमें कोई अपवर्तन जो होता है अवतल लेंस और उत्तल लेंस में
उसकी तरह व्यवहार ना होकर के जो सामान्य रूप में अपवर्तन की घटना होती है उसकी तरह व्यवहार वह करेगा। ठीक। इसके अलावा जल में यदि उपस्थित कोई वायु का बुलबुला है, मतलब कोई जल से भरा हुआ पात्र है और उस जल में, ऐसा मान लीजिए जल से भरा हुआ एक पात्र है, अब यहाँ पर मान लीजिए एक वायु का बुलबुला यहाँ बीच में है कहीं, तो ये जो है, ये वायु का बुलबुला जो है, ये अवतल लेंस की तरह क्या करेगी, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगी। किसकी भांति? अवतल लेंस की भांति ये व्यवहार करती है। ठीक, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया है। इसके बाद हम चलते हैं अब मानव के नेत्र के संबंध में, क्योंकि मानव के नेत्र में भी क्या होता है, एक लेंस होता है। अब उस लेंस को किस रूप में हम जानते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, तो मानव नेत्र के बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं। ठीक, अब जो मानवों में जो लेंस होता है नेत्रों में, वो लेंस किस प्रकार का होता है? तो पहली चीज यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग कि ये जो लेंस है ये उत्तल लेंस होता है। कैसा होता है? उत्तल लेंस होता है। और इस उत्तल लेंस को जो है सिलियारी मसल, मांसपेशी या मसल इसी को कहते हैं, मांसपेशियों द्वारा पकड़ के रखा हुआ रहता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो उत्तल लेंस है ये क्या करेगा, मानव जैसे हम लोग देखते हैं किसी चीज को तो उसका प्रतिबिंब क्या बनाता है, ये रेटिना पर बनाता है। तो रेटिना पर जब ये प्रतिबिंब बना रहा है तो वो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा प्रतिबिंब होगा? तो याद रखेंगे उल्टा प्रतिबिंब होता है। क्या होता है? उल्टा प्रतिबिंब होता है। और ये उल्टा प्रतिबिंब जो होता है वो छोटा आकार का होता है। क्या होता है? छोटा आकार का बनता है। अब इसके अलावा एक चीज और याद रखेंगे फैक्ट के तौर पे कि मानव का जो नेत्र होता है, मानव नेत्र का व्यवहार जो है वह उत्तल लेंस की भांति है, जिसमें वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब तभी बनता है जब वस्तु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। अब मान लीजिए कि 25 सेंटीमीटर की दूरी से मैंने कम कर दिया तो वो वस्तु जो है धुंधली दिखाई देने लगेगी। ठीक है, दूर की वस्तु चल जाएगी, लेकिन 25 सेंटीमीटर की अगर कम दूरी है, 25 सेंटीमीटर आंखों से जो दूरी है किसी वस्तु की, वो यदि 25 सेंटीमीटर से कम है तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो स्पष्ट तौर पर रेटिना पर नहीं बनता है। ठीक, इसके पहले कि मैं 200 पर जाऊं उसके पहले हम लोग एक और चीज समझ लेते हैं जिसको हम लोग कहते हैं मानव नेत्र की समंजन क्षमता। क्या बोलते हैं? मानव नेत्र की समंजन क्षमता क्या होता है? यहां देखिए, मानव नेत्र की समंजन क्षमता क्या है कि जैसे कि एडजस्ट करने की जो कैपेबिलिटी है मानव नेत्र की, वही उसकी समंजन क्षमता। समंजन क्षमता करने का मतलब समायोजन करने की क्षमता। क्या करने की क्षमता? समायोजन करने की क्षमता। अब समायोजन करने की क्षमता का मतलब क्या है, यहां पर देखिएगा। जैसे कि आप लोगों ने जब फोटो वगैरह, पासपोर्ट साइज का फोटो आप कैमरा या स्टूडियो में खिंचाने गए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब वो कैमरामैन ऐसा फोटो लेना चाहता है तब वो लेंस को क्या करता है, ऐसा घुमा करके सेट करता है कि आपकी दूरी जो है कैसी है जहाँ से वो फोटो ले रहा है वहाँ से। दूसरी चीज़ कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब दूर की वस्तुओं का फोटो लेना हो उसको तो भी वो घुमा करके एडजस्ट करता है। मतलब वो क्या करता है कि जिस वस्तु का वो प्रतिबिंब लेना चाह रहा है उसको फोकस पे लाने की कोशिश करता है उस लेंस की। तो उसी तरीके से
जब मानव नेत्र के सामने कोई वस्तु आती है, तो वस्तु पास है या दूर है, उसके हिसाब से मानव का जो नेत्र होता है या मानव की जो आंखें होती है, वो क्या करती है, थोड़ा सा एडजस्ट करती है ताकि उसका जो प्रतिबिंब है रेटिना पर अच्छे से स्पष्ट तौर पर बन सके। और इसको ही क्या करते हैं हम लोग, मानव नेत्र की समंजन क्षमता। तो आप लोगों ने देखा होगा, चाहे दूर उड़ता हुआ चिड़िया हो या पास में रखी हुई कोई वस्तु हो, चाहे आप जैसे ही मोबाइल चला रहे हो, तो उसका प्रतिबिंब, तो जब आप मोबाइल चलाते हैं तो आंखों पर देखिएगा थोड़ा सा भार जैसे महसूस होता है कि हम लोग फोकस कहाँ लाते हैं, नज़दीक। दूर किसी स्थित वस्तुओं को देखते हैं तो थोड़ा सा आंखों को और समंजित करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो आंखों की समंजन क्षमता होती है, उसको एडजस्ट किया जाता है। तो एडजस्ट किसके द्वारा किया जाता है, ये क्वेश्चन बनता है। याद रखेंगे कि मानव नेत्र का जो समंजन क्षमता है, उसको समंजित करने का काम या मानव की नेत्रिका के द्वारा जो नेत्र के लेंस हैं, जो उत्तल लेंस है, उसको समंजित करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, याद रखेंगे सिलियरी मांसपेशी, मांसपेशी के द्वारा इसको क्या किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है या समायोजित किया जाता है। ठीक। अब जब मानव की जो नेत्र की समंजन क्षमता है, इसमें कुछ चीजों में परिवर्तन हुआ, तो यही हमको दिखता है दोष के रूप में। इसके रूप में, दोष के रूप में यह हमको दिखाई देने लगता है। और इस तरीके से यदि हम देखें तो मानव नेत्र में मुख्यतः 4 तरह की हम लोग को समस्याएं देखने को मिलती है। मानव नेत्र की दृष्टि दोष। ठीक। एक का नाम हम लेते हैं निकट दृष्टि दोष, एक हो जाता है हम लोग का दूर दृष्टि दोष, एक को हम कहते हैं अबिंदुकता, और एक होता है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष। जिस अबिंदुकता को हम लोग कहते हैं दृष्टि वैषम्य या दृश्य वैषम्य भी इसको कहा जाता है। ठीक है। निकट दृष्टि दोष को हम लोग कहते हैं मायोपिया। मायोपिया, मायोपिया, मायोपिया ऐसा वाला हो गया। ठीक है। तो ये हो जाता है हाइपर मायोपिया। हाइपर मायोपिया। ठीक है। ये दूरदृष्टि दोष को कहा जाता है। ये पूछा जाता है कभी कभी, जोड़ी मिलाव के संबंध में भी पूछा जा सकता है कि एक तरफ आपको दे दिया निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और अबिंदुकता, और उसका एक साइड दे दिया मायोपिया, हाइपर मायोपिया और दृष्टि वैषम्य। तो इस तरीके से इनको क्या करने के लिए, मिलाने के लिए आपको ये दिया जा सकता है। अब एक एक करके इन पर बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात आती है किसकी, तो सबसे पहले हम देखते हैं निकट दृष्टि दोष की। निकट दृष्टि दोष। ठीक। ये निकट दृष्टि दोष क्या है भाई, तो देखिएगा शब्द में क्या आ रहा है, निकट आ रहा है। तो याद रखिए दृष्टि दोष आ रहा है ना, तो जो दोष है उसको नहीं लेना है। और निकट, निकट का मतलब है यहां पर निकट की वस्तु क्या देगी, दिखाई देगी। निकट की वस्तु दिखाई देगी। निकट की वस्तु क्या होगी, दिखाई देगी। लेकिन इसमें दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी। दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। ठीक। देखिए निकट की वस्तु इसमें क्या होगी, दिखाई देगी, लेकिन दूर की वस्तु इसमें दिखाई नहीं देती है। कारण क्या है भाई, क्या कारण है कि इसमें वस्तु जो है नहीं दिखाई देती है, तो देखिए कारण क्या होता है कि नेत्र की जो लेंस होती है, मतलब मानव नेत्र, मानव नेत्र के लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता जब बढ़ जाती है,
क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। या इसी को हम लोग कहते हैं कि जो लेंस है की गोलाई में वृद्धि हो गई। क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तब की कंडीशन में क्या हो जाता है, लेंस की क्षमता यहाँ पर याद रखना है क्या आपको, लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। इसको थर्ड कंडीशन के रूप में और दिया जा सकता है, जिसमें आपको कहा जाए लेंस की क्षमता, तो मैंने आपको पढ़ाया है लेंस की क्षमता P बराबर 1/f ये होता है। तो लेंस की जब क्षमता P बराबर 1/f है, क्षमता यहाँ से बढ़ रही है, तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेंस की क्षमता यदि यहाँ पर बढ़ाएं, फोकस दूरी क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पर याद रखेंगे कि लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, लेकिन मानव के जो लेंस है उसका फोकस दूरी का मान कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जब मान कम हो जाता है तो याद रखेंगे, देखिए मैंने आपको बताया कि जैसे ही मानव का जो नेत्र है वो फोकस करता है किसी वस्तु पर, समंजन क्षमता उसकी होती है, तो समंजन क्षमता के द्वारा वो निकट स्थित वस्तु या दूर स्थित वस्तु को क्या करता है, इस तरीके से रखता है कि उसका जो प्रतिबिंब है वो हमारी रेटिना पर बने। तो दो रेखाएं जाकर के कहाँ पे काटेंगी, रेटिना पर। ये मान लीजिए हमारा क्या है, आँख है, इस तरीके से यहाँ पर हमारे आँख का लेंस है। अभी इस लेंस से प्रकाश की किरणें क्या होंगी, ऐसे जा रही हैं, जाकर कैसे टकराएंगी। ये सामान्य कंडीशन में क्या होगा, इस रेटिना के पास में ही काटेगा, ये हमारा रेटिना, और इस रेटिना के पास में ही काट रहा है, तो प्रतिबिंब हमको क्या होगा, स्पष्ट तौर पर दिखाई देगा। स्पष्ट तौर पर, ये कौन सी कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन है, सामान्य कंडीशन है, ठीक है। लेकिन यदि क्या हो जाता है, निकट दृष्टि दोष हो जाता है, व्यक्ति को क्या हो जा रहा है, निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष जब होगा, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या चीजें हैं। देखिए ये हमारा आँख है, और आँख में यहाँ पर लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस। अब क्या है कि जो दूरदृष्टि दोष है, दूरदृष्टि देश में ये क्या हो गई, इस लेंस की, उत्तल लेंस है हमारा, उत्तल लेंस, और इस उत्तल लेंस की क्षमता जो है, ये क्षमता क्या हो गई, कम हो गई। अब जब क्षमता कम होगी तो वस्तु का प्रतिबिंब ये रेटिना से बात बनाएगा, मतलब इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। अब जब ज़्यादा होगी तो ऐसे प्रकाश की किरणें आएंगी और ये कहीं, ये ऐसा जा करके कहीं दूर रेटिना के पीछे कहीं पर कटेंगी, और रेटिना के पीछे यदि वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है तो वह स्पष्ट तौर से दिखाई नहीं देगा। अब चूंकि उत्तल लेंस की जो क्षमता है वो कम है, तो उत्तल लेंस की क्षमता को हमको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। और बढ़ाने के लिए आप लोगों को देखे होंगे पी नेट बराबर P1 प्लस P2। तो मान लीजिए P1 जो है ये हमारा उत्तल लेंस ये वाला है P1, तो इसके मान को बढ़ाना है, तो P2 का मान कैसा होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। और धनात्मक वैल्यू किसकी होती है, उत्तल लेंस की, तो इसलिए P2 जो लगेगा ये कौन सा होगा, उत्तल लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस। और इसीलिए दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस, क्योंकि हम लोग जानते हैं उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो पॉजिटिव होती है, और अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, निगेटिव होती है। ठीक है, तो उत्तल लेंस की क्षमता यदि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को जोड़ेंगे तब तो P1 प्लस P2 जो है ज़्यादा होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि मान लीजिए लेंस की जो, इस लेंस की क्षमता है अभी क्या है, 5 है। अब उत्तल लेंस, इस पर इसकी क्षमता को बढ़ाना है, तो अवतल लेंस की क्षमता होती है निगेटिव, तो निगेटिव में कोई वैल्यू लेंगे तो ये तो 4 हो जाएगी, मतलब और कम हो जाएगी क्षमता। यहाँ पर उत्तल लेंस की क्षमता को बढ़ाना है, क्षमता को बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू, मतलब P+1 आना चाहिए, मतलब 5+1, तब तो ये जा करके 6 होगा। तो इसीलिए यहाँ पर उत्तल लेंस जो है पॉजिटिव वैल्यू रहता है, इसकी मान जो है क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इसीलिए दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और उत्तल लेंस का जैसे ही हम लोग प्रयोग करेंगे, जो मानव का नेत्र यहाँ पर हमारा क्या है, लेंस है, और इस लेंस के आगे
अवतल लेंस लगाते हैं। अवतल लेंस किसके रूप में प्रयोग किया जाता है? चश्मे के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यदि पूछा जाए कि दूरदृष्टि दोष से कोई व्यक्ति जो है वो, किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष है तो उसको कौन से लेंस का चश्मा लगाया जाएगा? तो कौन से लेंस का चश्मा लगाया जाएगा? अवतल लेंस का चश्मा उसको लगाया जाता है। ठीक है, और उसके लिए क्षमता नापी जाती है। आप देखे होंगे जब आप आंखों का चेकअप कराने जाते हैं तो वो उसमें लिख के देता है डॉक्टर कितने पॉइंट का चश्मा आपको लगेगा, -0.25 का लगेगा कि +0.25 का लगेगा। तो ये प्लस और माइनस जो है यही आपको दिखाता है कि वो कौन सा प्रकार का लेंस है। यदि प्लस की बात की जा रही है कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। माइनस की बात की जा रही है कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है। तो यहाँ पर कौन सा लेंस हम लोग लगाते हैं? अवतल लेंस, सॉरी उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर मैं अवतल लेंस बना दिया हूँ। उत्तल लेंस को प्रयोग किया जाता है इसमें। कौन सा? उत्तल लेंस को हम लोग यहाँ पर प्रयोग करते हैं दूरदृष्टि दोष के लिए। याद कैसे रखेंगे? दिक्कत हो जाती है तो याद रखेंगे इसको। देखिए, ये हो गया निकट और ये हो गया दूर। यहाँ पे देखिए दूर में ऊ की मात्रा आ रही है। दूर में क्या होता है? ऊ की मात्रा आ रही है। याद रखेंगे दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, ये हो गया हम लोग का दो दृष्टि दोष। दो दृष्टि दोष के बाद आते हैं एक तीसरे दृष्टि दोष में, और इस तीसरे दृष्टि दोष को कहा जाता है यहाँ पर जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष क्या होता है? याद रखेंगे जरा दृष्टि दोष में क्या होता है कि व्यक्ति जो है ना तो दूर की वस्तुओं को ठीक तरीके से देख पाता है और ना ही पास की वस्तुओं को देख पाता है, और इसकी वजह से वह वस्तु का जो स्पष्ट प्रतिबिंब है वो रेटिना पर नहीं बन पाता है। तो इसीलिए इसमें क्या करते हैं, दो फोकस वाले लेंसों का प्रयोग किया जाता है। इसके निवारण के लिए बेलनाकार लेंस या द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसके बाद एक हम लोग के पास है जिसको हम बोलते हैं अबिंदुकता। ठीक है, तो अबिंदुकता को बोलते हैं दृष्टि वैषम्य। ठीक है, दृष्टि वैषम्य या दृश्य वैषम्य बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि देखे होंगे मानव या मनुष्य जो है, जैसे हम और आप लोग हैं, जैसे जैसे हमारी एज जो है होती जाएगी तो उस एज के दौरान कार्निया का आकार जो है बढ़ जाता है। ठीक है, और कार्निया का आकार बढ़ने की वजह से वस्तु को, मतलब व्यक्ति जो है वो ठीक तरीके से देख नहीं पाता है। तो इस कंडीशन में जो घटना होती है वो है अबिंदुकता, जिसमें व्यक्ति जो है ये खड़ी लाइन और इस प्रकार के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस में भेद नहीं कर पाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं कौन सा? दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। यहाँ से देखते हैं अबिंदुकता या दृष्टि वैषम्य इसको कहा जाता है। तो दृष्टि वैषम्य यहाँ पर समझिएगा कि इन दोनों को, जो वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको देखने में क्या होती है, हमको परेशानी होने लगती है। ठीक है, या आंखों में दर्द वगैरह होने लगता है। तो इसको दूर करने के लिए इसमें भी बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। बेलनाकार लेंस का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर याद रखेंगे स्पष्ट रूप से यदि बात की जाए तो बेलनाकार लेंस को किस में लेना है? अबिंदुकता वाले में लेना है। लेकिन यदि इसमें आ जाए जरा दृष्टि दोष में, तो इसमें जरा दृष्टि दोष में स्पष्ट रूप में यदि दोनों दिया गया हो तो यहाँ पर हम लोग को कौन सा लेना है? द्विफोकसी लेंस को लेना है। किसको लेना है? द्विफोकसी लेंस को लेना है। किसके लिए? जरा दृष्टि दोष के लिए। ठीक है, बेलनाकार और का भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन इसको लेना है द्विफोकसी
लेंस को जरा दृष्टि दोष के लिए स्पष्ट तौर पर यहाँ पर आंसर में लेना है, इसको याद रखेंगे। अब इसके बाद देखिए, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया, तो अब इसको एक जगह पर लिख लेते हैं एक साथ। देखिए, निकट के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो निकट के लिए याद रखेंगे अवतल लेंस का, अवतल लेंस का। दूसरा है दूर के लिए, दूरदृष्टि दोष के लिए कौन सा, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद यदि हम लोग बात करें इसका, तो ये होता है जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष के लिए याद रखेंगे द्विफोकसी लेंस, द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद याद रखेंगे अबिंदुकता, और अबिंदुकता के लिए याद रखेंगे बेलनाकार लेंस, बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये जोड़ी मिलाव के रूप में आपसे पूछा जा सकता है एग्जामों में, इसको याद रखेंगे कि निकट के वस्तु के लिए कौन सा, अवतल लेंस, दूर के लिए उत्तल लेंस, जरा दृष्टि दोष के लिए द्विफोकसी लेंस, और अबिंदुकता के लिए बेलनाकार लेंसों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ देखिए, यहाँ तक हम लोगों ने अपवर्तन की जो है घटनाओं को देख लिया है। परावर्तन इसके पहले जितने भी वीडियोस आए उसमें हम लोगों ने कवर कर लिया है। इसके अलावा मैंने प्रकाश के कुछ चीज़ों को और बताया था आपको, जिसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का क्या, प्रकीर्णन। ये तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है कि प्रकाश जब किसी माध्यम से गुजरता है तो उस माध्यम में यदि प्रकाश मतलब छोटे छोटे धूल के कण वगैरह हैं या वो कोलाइड विलयन की तरह है, उसमें क्या होता है कि प्रकाश की किरणें उससे टकरा करके सारी दिशाओं में क्या हो जाती है, बिखर जाती है। और इस वजह से जो प्रकाश की किरणों का क्या हो जाता है, बिखराव हो जाता है। तो बिखराव होने की जो प्रक्रिया है वही क्या है, प्रकीर्णन है। तो प्रकाश की किरणों का फैल जाना ही क्या कहलाता है, प्रकाश की किरणों का फैल जाना ही क्या है, प्रकीर्णन है। और प्रकीर्णन कैसे होगा, तो माध्यम के जब कण होंगे, माध्यम के कणों से टकराकर, किससे टकराकर, माध्यम के कणों से टकराकर क्या हो जाता है, उसका बिखराव हो जाता है या फैलाव हो जाता है, या वो चमकने लगती है कोई वस्तु, तो उसी को हम लोग कह रहे हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। अब चूंकि प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा है तो समझिए, इसको एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था रेले। रेले रेले ने कहा कि प्रकाश का जो प्रकीर्णन है, क्या, प्रकाश का प्रकीर्णन जो है वो तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये प्रकाश का प्रकीर्णन की उन्होंने क्या दी, परिभाषा इन्होंने दी रीले ने। ठीक है, तो इन्होंने जब ये कहा प्रकाश के प्रकीर्णन से कि इसमें क्या होता है कि प्रकाश, जिस प्रकाश का तरंग दैर्ध्य क्या होगा, ज्यादा होगा, जिस प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जितना ज्यादा होगा उसका प्रकीर्णन क्या है, उतना ही कम होगा। तो इसी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाल रंगों का प्रयोग मतलब सिग्नल के रूप में क्यों किया जाता है, दूर से दिखाई देती है इसलिए किया जाता है। दूर से दिखाई क्यों होती देती है, क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन, जिसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा उसका प्रकीर्णन कम, मतलब वो फैलेगा नहीं ज़्यादा तो वो ज़्यादा दूर तक जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा लाल रंग है, तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, सभी रंगों में सबसे ज़्यादा। अब जब तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है लाल रंग का, तो इसका क्या होगा, प्रकीर्णन जो है सबसे कम होगा। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है तो प्रकीर्णन क्या होगा, कम होगा। उसी तरीके से बैगनी रंग क्या होगा, बैगनी रंग, तो बैगनी रंग का यदि क्या होता है, तरंग दैर्ध्य जो है ये कम होता है,
तो प्रकीर्णन क्या होगा, प्रकीर्णन इसका ज्यादा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है तो उसका प्रकीर्णन कैसा होगा, सबसे कम होगा। बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है तो प्रकीर्णन कैसा होगा, ज्यादा होगा। इसके अलावा ये क्वेश्चन आता है कि प्रकाश मतलब सूर्य जो है जब डूबते हुए रहता है तो डूबते वक्त वो लाल रंग का ही क्यों दिखाई देता है, ये क्वेश्चन होता है। तो इसका कारण समझिएगा। देखिए, ये हमारा सूर्य, अब इस सूर्य को जब हम दूर से देखेंगे डूबते टाइम तो वो दिखता है कि लाल रंग का दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से प्रकाश की किरणें ऐसे ऐसे आ रही हैं, व्यक्ति कहीं दूर खड़ा है, आंखों में उसके जा रही है मान लीजिए। तो प्रकाश की किरणों, मैंने पहले ही कहा कि कोई भी वस्तु दिख रही है तो उससे जो प्रकाश चल करके आ रही है वो हमारी आंखों में आ रही है। अब देखिएगा कि प्रकाश की किरणें जो है, ये प्रकाश की किरणों में 7 रंग होते हैं। क्या होते हैं, प्रकाश की किरणों में 7 रंग होते हैं। अब 7 रंगों में सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसका है, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होता है किसका, लाल रंग का। अब लाल रंग का सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य है, लेम्डा का मान सबसे अधिक किसका है, लाल रंग का। तो जब लाल रंग जो है अधिक रूप से उसका तरंग दैर्ध्य है तो वो फैलेगी कम, मतलब उसका प्रकीर्णन क्या होगा, कम होगा। तो बाकी रंग जो हैं वो प्रकीर्णित हो जाते हैं, ज़्यादा फैल जाते हैं, और ज़्यादा फैल जाने की वजह से वो ज़्यादा दूरी तय नहीं कर पाते हैं। केवल लाल रंग ऐसा है जो प्रकीर्णन के समय, मतलब प्रकीर्णन जिसका कम होता है, और प्रकीर्णन कम होता है इसलिए ये ज़्यादा दूरी तय कर सकता है लाल रंग, और इसी वजह से आंखों में क्या आता है, लाल रंग ज़्यादा आता है, और इसलिए सूर्य जो है डूबते समय हमको लाल कलर का दिखाई देता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। ठीक है, तो आकाश के नीला दिखाई देने का कारण क्या है, वहां पर हमारे जो प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन है। और ये प्रकीर्णन किसके द्वारा होता है, तो देखिए हमारी पृथ्वी है, ये ऐसा पृथ्वी मान लीजिए, पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में कई परतें हैं। अब इन परतों से जब प्रकाश की किरणें ऐसे आती हैं तो प्रकाश की किरणों जो है उस परत में जो स्थित जितने भी माध्यम के कण हैं उन कणों से क्या होती है, टकराती है, और टकराने की वजह से प्रकाश का रंग क्या है, बिखरते जाता है। अब जब प्रकाश का रंग जो है वो बिखरता है तो इस बिखरने वाले किरणों में सबसे ज़्यादा जो प्रकीर्णित होती है प्रकाश, प्रकीर्णित जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रकाश फैलती है वो होती है नीला रंग। नीला रंग, क्योंकि प्रकाश के रंग में सबसे ज़्यादा मात्रा में नीला रंग पाया जाता है, और यही नीला रंग जाता है हमारी आंखों में दिखाई देता है, इसीलिए क्या होता है, आसमान जो है हम लोग को नीला दिखाई देता है। ठीक है, तो इसलिए याद रखेंगे कि नीला रंग की मात्रा प्रकाश की किरणों में क्या होती है, नीले रंग की मात्रा ज़्यादा होती है, और लाल रंग जो है कम प्रकीर्णित होता है, लेकिन नीला रंग जो है प्रकीर्णन इसका ज़्यादा होता है, बैगनी रंग से ज़्यादा हो जाता है ये यहाँ पे। ठीक है, तो इस वजह से हमको प्रकाश जो है, मतलब आसमान जो है नीला दिखाई देने लगता है। अब देखिएगा कि आसमान जो है नीला दिखाई देता है, तो क्या हम पृथ्वी से जब देखेंगे तभी नीला दिखाई देगा, या किसी और ग्रह पर जा करके देखेंगे तब भी यह दिखाई देगा। तो याद रखेंगे कि जो आसमान का नीला रंग है वो पृथ्वी से दिखाई देता है। कहाँ से दिखाई देता है, पृथ्वी से, क्योंकि इसका अपना वायुमंडल है, और वायुमंडल होने के कारण जो वायुमंडल के कण हैं उससे प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, और इसलिए हमको आसमान जो है नीला दिखाई देता है। लेकिन यदि हम किसी ऐसे पिंड पर चले जाएं या किसी ऐसे ग्रह पर चले जाएं जिनका वायुमंडल नहीं है, क्या नहीं है, वायुमंडल नहीं है, तो वहाँ से यदि हम आसमान को देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा, या अंतरिक्ष को देखेंगे तो वह कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी से जब हम आसमान को देखते हैं तो वह नीले रंग का दिखाई देता है, और यदि हम किसी अन्य ग्रह पर जा करके जहाँ वायुमंडल नहीं है
तो आसमान को देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, तो कैसा दिखाई देगा, काले कलर का हम लोग को दिखाई देगा, इसको ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा आते हैं अब प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण, देखिए वर्ण विक्षेपण, विक्षेपण का मतलब है अलग करना, वर्ण मतलब कलर, तो रंगों को अलग करने की प्रक्रिया क्या है, वर्ण विक्षेपण कहलाती है। तो इसकी परिभाषा ये होती है कि जब प्रकाश की किरणों, ये मान लीजिए प्रकाश की किरण आई, वो व्हाइट कलर कर देते हैं, ये प्रकाश की किरण आई और प्रकाश की किरण किसी चीज से टकराने के बाद क्या होती है कि ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, जिसमें हम लोग बात कर सकते हैं लाल की, और ये बैगनी कलर नीचे होगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा बैगनी, जामुनी इसके नीचे रहेगा, ऊपर रहेगा, नीला, हरा हो जाएगा, पीला हो जाएगा, नारंगी हो जाएगा और ये लाल, ठीक है। तो प्रकाश की जो किरणें होती हैं उनमें 7 रंग मौजूद होते हैं। जब ये प्रकाश की किरणें किसी ऐसे चीज से टकराती है तो वो कोई भी माध्यम हो सकता है, तो उस माध्यम के टकराने के पश्चात ये 7 रंगों में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है। तो प्रकाश के श्वेत रंग से 7 रंगों में बंटने की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाती है, वर्ण विक्षेपण कहलाती है। क्या कहलाती है, वर्ण विक्षेपण कहलाती है, ठीक। अब इसको प्रिज्म में जनरली देखा जाता है ये, तो इसको देख लीजिए, ये मान लीजिए कोई प्रिज्म या कांच का टुकड़ा है। कांच के टुकड़े में जब प्रकाश की किरणें ऐसे जाती हैं, प्रकाश की किरण जा करके क्या होगी, यहाँ से यह 7 रंगों में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है ऐसे। तो प्रकाश की रंगों का प्रिज्म से टकराने के बाद जो 7 रंगों में विभक्त हुई, उसको हम लोग कहते हैं, प्रकाश की इस घटना को वर्ण विक्षेपण की घटना, ठीक है। जिसमें बैगनी रंग जो है वो नीचे प्राप्त होता है, बैगनी रंग जो है नीचे प्राप्त होता है और लाल रंग जो है ऊपर प्राप्त होता है। तो लाल रंग के ऊपर मिलने और बैगनी रंग का जो है नीचे मिलने का कारण क्या है, देखिए यहाँ पर याद रखेंगे कि जो लाल रंग है, लाल रंग इसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है, तरंग दैर्ध्य जिसका ज्यादा उसका विचलन क्या होता है, कम होता है, विचलन कम होता है। तो इसको याद रखेंगे, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है इसलिए उसका विचलन क्या होता है, कम होता है, और वो कम विचलित होती है इसलिए ऊपर होती है। लेकिन बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य, बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य लेमडा जो है कम होता है और इसीलिए इसका विचलन जो है क्या होता है, ज्यादा होता है। क्या होता है, विचलन जो है ज्यादा होता है, इसीलिए बैगनी रंग ज्यादा विचलित होकर के कहाँ आ जाती है, नीचे। इसके बाद जो रंग होते हैं उनके विचलन में बैगनी रंग से ऊपर जाते जाएंगे, बैजानी हपी नाला, जैसा मैंने बताया है, तो उसके हिसाब से आप लोग जमा सकते हैं। तो इसके बाद जामुनी रंग थोड़ी सी कम, उसके ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो नीला रंग उससे थोड़ा कम, और इस तरीके से लाल रंग का जो विचलन है सबसे कम किसका होता है, लाल रंग का। तो ये जो घटना है इसको कहते हैं हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है। अब प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बाद कुछ चीजें और रह जाती हैं इसमें, जैसे प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का ध्रुवण, अब ध्रुवण क्या होता है, याद रखिएगा, अध्रुवित प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश से ध्रुवित प्रकाश, प्रकाश प्राप्त करने की प्रक्रिया, की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ध्रुवण कहलाती है। क्या कहलाती है, ध्रुवण कहलाती है। ध्रुवण का मतलब देखिए, यहाँ पर ध्रुवण जो है, ये घटना जो है, ध्रुवण की घटना, ये अनुप्रस्थ तरंगों में पाई जाती है। क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंगों में पाई जाती है। अनुप्रस्थ तरंगों का मतलब है कि जो माध्यम के तरंग संचरण की दिशा है और माध्यम के
कण की जो दिशा है वो एक दूसरे के क्या होंगी, लंबवत होंगी, एक दूसरे के क्या होंगी, लंबवत होंगी, गति करती है अनुप्रस्थ तरंग होगी। अब हम जानते हैं कि प्रकाश कैसी है, तरंग है, तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। और ये विद्युत चुंबकीय तरंग होने के साथ-साथ ये इसका व्यवहार जो होता है वो कैसा होता है? अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में होता है। इसीलिए जब प्रकाश को आप लोग देखे होंगे सूर्य के प्रकाश को हम लोग देखते हैं, तो सूर्य के प्रकाश के चारों ओर देखे होंगे इस तरीके से उसके लंबवत जो है अन्य चीज़ें निकलती मतलब प्रकाश जो है प्रकीर्णित होती रहती है। या जैसे अब आप लोग किसी प्रकाश स्रोत को देखेंगे जैसे सूर्य को, तो सूर्य को हम लोग डायरेक्टली नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि उससे प्रकाश की जो तरंगे हैं अनियंत्रित रूप से चारों दिशाओं में या उसके लंबवत जो है निकलते रहती है। ठीक है? तो अब उससे मान लीजिए चमकीला एकदम दिखाई दे रहा है। उस चमकीले प्रकाश को क्या सिंपल प्रकाश में जैसे मान लीजिए ये ऐसा चमक रहा है चारों ओर, तो इसको क्या होगा कि किसी माध्यम से ऐसे गुजारेंगे और इससे सामान्य प्रकाश क्या होगा? सामान्य प्रकाश। तो ये जो चमकीला प्रकाश दिख रहा है ना, इसी को हम लोग बोल रहे हैं अध्रुवित प्रकाश। और जो सामान्य रूप से प्रकाश यहाँ पर दिख रहा है इसी को बोल रहे हैं ध्रुवित प्रकाश। ठीक है? तो इसको हम लोग कहते हैं, इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुवण कहते हैं कि प्रकाश जो अध्रुवित प्रकाश है उससे ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ध्रुवण कहते हैं। और ध्रुवण किसमें होता है? अनुप्रस्थ तरंगों में। अब चूंकि प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंगों की तरह व्यवहार करता है, इसलिए प्रकाश में ध्रुवण की घटना पाई जाती है। ठीक है? सामान्य तौर पर आप लोगों ने देखा होगा कि कांचों में जो है पोलेराइड का प्रयोग किया जाता है। किसका? पोलेराइड। ये पोलेराइड जो है वो प्रकाश को ध्रुवित करने का कार्य करती है। मतलब अध्रुवित प्रकाश, जैसे आपके सामने कोई गाड़ी आ रही है और उसका हेडलाइट रात में जल रहा है, तो आप देखे होंगे कि वो जो प्रकाश है वो एकदम चमकते हुए दिखाई देता है। लेकिन कारों में क्या होता है कि जो कांच बनाए जाते हैं उन कांचों में पोलेराइड बीच में लगा दिया जाता है। तो उसमें से जैसे ये मान लीजिए एक ऐसा है, एक गोला, और एक गोले को हम लोग ऐसे कर दीजिए। अब देखिए, मान लीजिए कि इसमें से ऐसे मान लो कोई वस्तु को ऐसे, ये चाकू है मान लीजिए, ऐसा चाकू या धारदार कुछ चीज़ें हैं, ये लगी हुई है एक गोलाकार प्लेट में। अब इस गोलाकार प्लेट में मैं मान लीजिए इस वस्तु को डालता हूँ, कोई वस्तु है ऐसे, इस वस्तु को ऐसे डालूँगा तो ये वस्तु क्या हो जाएगी? इस तरीके से कट जाएगी, कटेगी। अब कटने के बाद जैसे ही इस वाले में जाएगी ये वाले में, ये वस्तु फिर से ऐसे कट जाएगी। तो सिंपल पीसेस के रूप में बाकी जो इधर-उधर जो चीज़ें बिखरी होंगी, वो निकल जाएँगी। इसी तरीके की चीज़ें होती है, जिसमें पोलेराइड में एक लंबवत प्लेट होता है ऐसा, और एक ऐसे प्लेट होती है। दोनों प्लेटों के बीच जब प्रकाश गुजरती है, तो प्रकाश जो है अध्रुवित रूप में जो बाहर की ओर चमकीले रूप में, और बाकी किरणें जो इधर-उधर भगते रहती है वो क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है, और प्रकाश एक जो है सीधी या ध्रुवित प्रकाश के रूप में हमको प्राप्त होती है। तो पोलेराइड का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो काँचों में प्रयोग किया जाता है, गाड़ियों वगैरह में, चश्मे में भी प्रयोग किया जाता है। पोलेराइड वाला चश्मा भी आता है, जिसमें आप प्रकाश या प्रकाश स्रोत को जब देखते हैं, तो वह सिंपल या सामान्य प्रकाश के तौर पर दिखाई देने लगती है। तो ध्रुवण की घटना कहाँ होती है? प्रकाश में होती है। इसको याद रखेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें जो है समझ में आई होंगी, प्रकाश से रिलेटेड हुए। और इसके अलावा मैं कुछ एमसीक्यूज़ आपके लिए प्रकाश से रिलेटेड लेकर के आऊँगा, जिसमें हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन से जुड़े हुए कुछ न्यूमेरिकल की, इसके अलावा अपवर्तन से जुड़े हुए कुछ न्यूमेरिकल की, और बाकी ये प्रकाश का जो चैप्टर है आपका कंप्लीट हो गया है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर जो है अच्छे से समझ में आया होगा।